तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम अन्नदाता में। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मेंथा की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। जैव उर्वरकों का प्रयोग एवं महत्व पर जानकारी। औषधीय एवं सुगंधित फसलों के अंतर्गत जिन किसानों ने अप्रैल माह में मेंथा की रोपाई की होगी, वो फसल इस वक्त बढ़वार की अवस्थाओं पर होगी। और हम जानते हैं कि इसका उपयोगी भाग पत्ते ही होते हैं, इसीलिए पत्तों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए फसल में समसामयिक कार्यों की आवश्यकता होती है। इन्हीं बिंदुओं पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश। मेंथा एक जायद की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जिसको नकदी के रूप में भी हमारे किसान भाई उगाते हैं। वर्तमान समय में मेंथा की रोपाई समाप्त हो चुकी है। इसमें जो भी शस्य क्रियाएं हैं, इसके लिए उर्वरक प्रबंधन की अगर हम बात करें तो रोपाई के समय हमारे किसान भाई बेसल के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे चुके होंगे। लेकिन जब हम टॉप ड्रेसिंग की बात करते हैं तो पहली टॉप ड्रेसिंग 30 से 35 दिन पे सिंचाई करने के बाद यूरिया के रूप में देना चाहिए, जो 65 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तथा दूसरी टॉप ड्रेसिंग पुनः 65 किलोग्राम यूरिया की रोपाई के 60 से 65 दिन बाद दे सकते हैं। हमारे किसान भाई अक्सर यूरिया की मात्रा अधिक देते हैं, लेकिन यूरिया अधिक देने से पत्तों का विकास तो अवश्य होता है, लेकिन ये पाया गया है कि जब नाइट्रोजन की मात्रा हमारी फसल में अधिक हो जाती है तो तेल की मात्रा उचित नहीं निकलती है। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। संतुलित उर्वरक प्रयोग से जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के और पोषक तत्व हैं, उनकी उपलब्धता पौधों के लिए बढ़ जाती है। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है, खरपतवार नियंत्रण में कुल लागत का लगभग 40% खर्च केवल खरपतवार नियंत्रण में ही लग जाता है। अच्छा तो ये होगा कि हमारे किसान भाई यांत्रिक विधि से ही खरपतवारों का नियंत्रण करें। जैसे एक यंत्र आता है कोनोवीडर, लाइनों में बोई गई फसल में पानी चलाने के बाद आप खरपतवारों के नियंत्रण हेतु कोनोवीडर चला करके और खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका खरपतवार बिना रासायनिक विधि के समाप्त हो गया, और दूसरा ये कि जो भी हमारे खरपतवार हैं वो मिट्टी में मिल करके सड़ करके भूमि में ह्यूमस की मात्रा, जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी भूमि उर्वर हो जाती है और जिससे
हमारा उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त होता है और उत्पादन भी अच्छा हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण के बाद जो मेंथा की खेती में सबसे प्रमुख बिंदु है वो है सिंचाई। अक्सर चूँकि जायद की फसल है तो कम से कम 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाइयों की संख्या भूमि की किस्म, तापमान तथा हवाओं पे निर्भर करता है। उसी हिसाब से हम सिंचाई की संख्या देते हैं। अमूमन 10 से 12 सिंचाइयों के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना चाहिए। इस सिंचाई की संख्या को कम करने के लिए मल्चिंग, अगर अवरोध परत खेत में बिछा दिया जाए, जैसे 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो भी हमारे पास खेत का अवशेष पदार्थ है, सूखी हुई घास है, गन्ने की पत्तियां हैं, जो भी बिछावन के रूप में अगर हम मल्च के रूप में बिछा दें तो जो हमारा नमी, खेत का नमी उड़ता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, उसकी कमी हो जाएगी तथा खरपतवारों का नियंत्रण भी अपने आप हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप मल्चिंग का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो कटाई का है। कटाई में अक्सर देखा गया है कि हमारे किसान भाई या तो फसल पूरी तरह पकी हो या तो अधपकी हो तब काटते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा और देसी नुस्खा ये है कि जब भी हमारे मेंथा के नीचे की पत्तियां पीली होने लगे तो आप कटाई अवश्य कर लें, क्योंकि ये कटाई का उचित समय होता है। इस समय अगर आप कटाई करेंगे तो आपकी फसल से तेल की मात्रा अधिक निकलेगी। और मेंथा की खेती के साथ अगर आप फसल के रूप में सूरजमुखी, मक्का, भिंडी, लोबिया तथा मूली की फसल अगर ले लें तो अतिरिक्त लाभ जो हमसे को मेंथा से मिल रहा है, उसके अलावा अतिरिक्त लाभ उसी सिंचाई में, उसी खरपतवार नियंत्रण में और उसी लागत में हमको अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा और उस लाभ से हम दूसरा कृषि का कार्य आसानी पूर्वक कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन पशुओं की आवास और देखरेख व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर पाते। इसी कारण कभी कभी पशुओं में घाव की समस्या भी आ जाती है। तो पशुओं में होने वाले घावों की समस्या के बचाव और उपचार पर जानकारी दे रहे हैं एक पशु चिकित्सक डॉक्टर अतुल सिंह परिहार। तो किसान भाइयों, आजकल सबसे ज्यादा जो समस्या हो जाती है घाव होने की, चोट लगने की, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उनके आवास में जो है कई बार चोट भी लग जाती है, ठीक से अगर आवास का मेंटेनेंस नहीं किया गया है, प्रबंधन आपका अगर ठीक नहीं है, कई बार गंभीर चोट भी लगती है या हमारा मेंटेनेंस कुछ ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी हमारा उत्पादन कम हो जाता है, पशुओं का जो है कमज़ोर हो जाते हैं, उसके कारण तनाव में रहते हैं पशु। उस तनाव के कारण फिर क्या होता है कि कई बार उनका उत्पादन के साथ साथ समय पे गर्मी पे ना आना, हीट में नहीं आना, तो इसके कारण भी गाभिन नहीं हो पाते जानवर। तो ये छोटी छोटी समस्याएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है आवास व्यवस्था आपकी उचित हो। उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपके आवास में जो है ना बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ या खुरदुरा ना हो, उस समतल जगह पर हो। उसका जो डेयरी फार्म बनाएं आप, इस तरह से उसका जो है आप प्लान करें कि समतल फर्श रहे उसका। फिर एक चोट लगने की संभावना बनती है कि कहीं कोई नुकीली चीज़ आपके फार्म हाउस में है, कहीं कील लगा है या ऐसी कोई नुकीली चीज़ है, एंगल हो लोहे का, तो उन सबको भी आप राउंड मतलब तो गोल कर सकते हो। उससे क्या है, उनको चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। कि जानवर हैं कहीं ना कहीं एकदम से भागते दौड़ते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। स्पेस भी जो है ना उसमें बहुत ज़रूरी है। आप जानवरों के बीच में पर्याप्त स्पेस रखें ताकि वो आराम से अपने आप को आगे पीछे कर सकें और इस तरह से टकराए ना एक दूसरे से। तो इस तरह का फर्श भी जो है उसका रफ हो, बहुत ज़्यादा खुरदुरा ना हो और बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, ताकि वो समतल रहे और आराम से उनके पैरों की खुरों की जो है पकड़ मजबूती के साथ फर्श के साथ बनी रहे।
दूसरा इसके अलावा जो सामान्य रूप से एक समस्या देखी जाती है जानवरों को आपस में लड़ जाना, वो तो उनमें एक होता ही है। तो उससे हम बचा सकते हैं कि अगर उनके सींग इस समय नुकीले हैं और वो झगड़ा करते हैं तो कई बार वो सींग उनके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देते हैं। तो ऐसे में कई बार बहुत ज़्यादा उनको जो है रक्तस्राव हो जाता है और जानवर के मरने की संभावना हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप उसको जो है ना जानवर को डीहॉर्निंग बचपन में ही करवा दें उसकी। आप जब ये करीब साल भर या 10 महीने का आपका गाय हो या भैंस हो तो आप उसका डीहॉर्निंग करवा दें। बहुत उसके सिंपल तरीके हैं, तो वो आप किसी भी पशु चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी से मिलकर संपर्क करके पास के अस्पताल पर जाके आप डीहॉर्निंग करा सकते हैं। अगर डीहॉर्निंग नहीं करवा पाए हैं किसी कारणवश, सींग बढ़ रहे हैं, तो आप उनको कटवा भी सकते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत चंचल या बहुत ज़्यादा एक्टिव पशु भी होते हैं या जानवर हैं, उनको आप उस दूसरे जानवरों के साथ ना बांधते हुए उनकी बांधने की व्यवस्था कहीं अन्यत्र कर दें, तो उससे भी आप जानवरों को घायल होने से बचा सकते हैं। दूसरा एक बात और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जब हम गाय से या भैंस से अपने पशु से दूध निकालते हैं, उस वक्त दूध दोहने वाले के हाथ के नाखून भी पूरी तरह से कटे हुए होना चाहिए या बिल्कुल घिसे हुए हों, ताकि दूध दोहते वक्त किसी भी तरह से गाय के थन में या पशु के थन में किसी भी तरह के घाव ना बने। अब यदि हमारे जानवर को चोट लग चुकी है और हमें उसका उपचार करना है, अगर आपके पास में कहीं बहुत करीब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो कुछ प्राथमिक उपचार हमारे किसान भाई भी खुद कर सकते हैं। जैसे कि कई बार सींग में अगर चोट लग जाती है तो सींग में सबसे ज़्यादा रक्तस्राव तेज़ी से शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी प्रकार से जानवर को 2-3 लोग कंट्रोल करें। सीधा आपको क्या करना है कि आप किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन ले लें या लिक्विड ले लें, उसको पानी में डालकर पानी से अच्छे से आप उसको सींग को धो दें, और धोने के बाद कोई भी अच्छी साफ पट्टी हो, आप बाज़ार से उपलब्ध ना हो पा रही हो तो आप घर में भी कोई साफ कपड़ा हो, तो उससे आप उस एंटीसेप्टिक लिक्विड डालकर उसको टाइट कसकर बांध दें ताकि ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद क्या है, आपको पूरा समय मिल जाएगा चिकित्सक के पास जाने का। तब तक आप कुछ गोलियां भी हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी आप चिकित्सक से सलाह लेके वो भी खिला सकते हैं ओरल। इसके अलावा कई बार अडर में भी चोट लग जाती है, दूसरा जानवर सींग मार देता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप कोशिश करें, अगर शरीर का अंदर से कोई भाग बाहर नहीं आया है तो ऐसे में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है। मगर अगर किसी शरीर का कोई अंग बाहर आ गया है तो ऐसे में आपको चिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी, पर उसके पहले आप कुछ खुद उपाय कर सकते हैं, जैसे कि उस अंग को अच्छे से धोकर वहाँ पर एक दवाओं के साथ प्रेशर बैंडेज या कोई भी घर में साफ सूती कपड़ा हो, पूरे जानवर में लपेट के आप उसको बांध सकते हैं, और उसके बाद आप चिकित्सक को बुलाकर उसका उपचार करवा सकते हैं। और चोट लगती भी है तो उसके लिए आप कम से कम जो कुछ इंट्रामेमरी इन्फ्यूज़न जो कि आपके पास के चिकित्सालय में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, दुकानों पे भी मिल जाते हैं पास के मेडिकल में, साफ करके किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन से कुछ जो सामान्य दवाइयाँ हैं, हीमैक्स है, बीटाडीन ट्यूब है, ये आप आराम से खुद उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं झगड़ा करने में ज़्यादा चोट लगी है या जानवर का फिसलने से पैर टूटा है, तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें कि उसका पैर को जो है ना एक कुछ बांस का घर में जो भी हो, कार्टून हो, उसके सपोर्ट में बांध दें और ऊपर से एक सॉफ्ट कपड़ा बांधते हुए पैर को सीधा रखें, और तब तक आप फिर उसके बाद आप उसका उपचार करवा सकते हैं पशु चिकित्सक को बुलाकर। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही वापस लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे किसान भाई अच्छी उपज के कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आवश्यकता से ज्यादा करते हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। अतः मृदा की उर्वरा शक्ति और फसल की अच्छी उपज के लिए जैविक खादों का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। जैविक खाद मृदा उर्वरा और फसल की उपज में किस तरह से लाभकारी है, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, आपकी इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास के द्वारा ऐसे खाद का निर्माण किया है जो मिट्टी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना उत्पादकता में आशातीत वृद्धि करते हैं। ये है जैव उर्वरक, जिसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। यदि हम भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं से आ रहे परिणामों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि भूमि में लगातार जीवांश पदार्थ की मात्रा घट रही है एवं असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से भूमि एवं जल की गुणवत्ता कम हो रही है। भारत जैसे विकासशील देश में फसलों हेतु नाइट्रोजन की बड़ी भारी मात्रा केवल रासायनिक उर्वरकों से पूरी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भूमि में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन का केवल 40-50% ही फसल उपयोग करती है तथा शेष 50-60% बेकार चली जाती है तथा प्रयोग किए जाने वाले फास्फोरस की भी 1/3 मात्रा पौधे को प्राप्त हो पाती है। किसान भाइयों, इस समस्या के समाधान हेतु यदि मृदा के स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। ये एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावशाली और प्रदूषण रहित है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में पानी धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम एवं मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं एवं कैसे उपयोग किया जाता है। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर, चंवला, चना, मटर, मसूर आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। आइए एक नजर डालते हैं इसके प्रयोग विधि पर। किसान भाइयों, 3 पैकेट या 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 से 12 किलोग्राम बीज उपचारित कर सकते हैं। 1 लीटर गर्म पानी में 150 ग्राम गुड़ घोलकर ठंडा करें तथा इसमें कल्चर पैकेट अच्छी तरह से मिलाएं। तैयार घोल को बीजों पर छिड़क कर हल्के से मिलाएं जब तक कि बीजों पर एक समान परत ना चढ़ जाए। उपचारित बीजों को साफ कागज या बोरी पर फैलाकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सुखाते हैं, फिर उसकी बुवाई करते हैं। एज़ोटोबैक्टर, जो कि दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयोग में लाई जाती है। एज़ोस्पाइरिलम, ये खाद धान, मोटे अनाज जैसे गेहूं, मक्का तथा गन्ने की फसल हेतु विशेष उपयोगी है। आइए एक नजर डालते हैं जैव उर्वरक एज़ोटोबैक्टर एवं एज़ोस्पाइरिलम से होने वाले लाभ के बारे में। इसके प्रयोग से 10 से 12% तक पैदावार में वृद्धि होती है तथा फलों एवं दानों का प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। इसके अलावा 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। इसके प्रयोग से अंकुरण शीघ्र और स्वस्थ होता है तथा जड़ों का विकास अधिक एवं शीघ्र होता है। नील हरित शैवाल, ये नम मिट्टी तथा स्थिर पानी में स्वतंत्र रूप में रहते हैं। इसके प्रयोग से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है एवं धान के उत्पादन में 19 से 20% तक की वृद्धि होती है। आइए बात करते हैं इसके प्रयोग विधि पर। धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद स्थिर पानी में 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सूखे जैव उर्वरक का प्रयोग करें। प्रयोग करने के पश्चात 4 से 5 दिन तक खेत में पानी लगातार भरा रहने दें। इसका प्रयोग कम से कम 3 वर्ष तक लगातार खेत में करें।
ये ध्यान रखें कि धान में यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो शैवाल का प्रयोग 3-4 दिन बाद ही करें। BSB कल्चर। इस खाद के प्रयोग से 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध फॉस्फेट की बचत की जा सकती है एवं फसल की पैदावार में 10 से 12% तक वृद्धि होती है। जड़ों का अच्छा विकास होता है एवं पौधा स्वस्थ बना रहता है। इनका प्रयोग राइजोबियम तथा एजिटोबैक्टर कल्चर की तरह ही कर सकते हैं। एलूजा फर्न, जो कि ठंडे मौसम में स्थिर पानी के ऊपर हरे रंग का तैरते हुए पाया जाता है। ये जलमग्न धान के खेतों में बुवाई के 1 सप्ताह बाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उगाया जा सकता है, जो 2 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रतिदिन की हरी खाद के रूप में भूमि में मिलाकर किया जा सकता है। इसके प्रयोग से धान में खरपतवार कम पनपते हैं तथा नाइट्रोजन के प्रयोग में 40 से 50 किलोग्राम तक बचत की जा सकती है। माइकोराइजा जैव उर्वरक है, जो कि अपनी जड़ों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर पौधों को तुरंत उपलब्ध कराती है। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश एवं कैल्शियम की उपलब्धता बढ़ती है। आइए अब जानते हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को। उसमें सर्वप्रथम जैव उर्वरक उपयोग से पूर्व धूप व गर्मी से दूर दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। जैव उर्वरक से उपचारित बीजों को किसी भी रसायन या रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फसलों के अनुसार ही जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि बीजों को कीटनाशी व फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना हो तो पहले बीज को कीटनाशी फिर फफूंदनाशी दवा से उपचारित करने के बाद अंत में जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि से पहले ही करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है बहुत रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। गन्ने की फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। ये बात अवश्य है कि सभी प्रकार के कीट सभी जगह पर नहीं पाए जाते हैं।
अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के कीट पाए जाते हैं, इसलिए उनके समुचित रोकथाम के लिए आवश्यक है कि आपको उन कीटों की पहचान हो जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं या जिनका प्रकोप आपके क्षेत्र में होता है, ताकि सही समय से उसका निदान कर अपनी फसल को आप गन्ने के कीटों से बचा सकें। जो मुख्य कीट हैं उनका नाम है, उसको हम टाप बोरर या चोटी वेधक कहते हैं, और दूसरा है अगेती प्ररोह वेधक, यानी इसको अर्ली सूट बोरर कहते हैं। तो ये जो दो कीट हैं, टाप बोरर यानी चोटी वेधक या अगेती प्ररोह वेधक यानी अर्ली सूट बोरर, लगभग आपके जनपद के हर एक हिस्से में जहाँ कहीं भी गन्ने की फसल बोई जाती है पाए जाते हैं, और इनसे आपकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। देखिए, इनका लक्षण आप भली भांति पहचानते होंगे। जब कभी भी टाप बोरर यानी अर्ली सूट बोरर का प्रकोप जब कभी भी होता है तो सबसे पहले गन्ने की जो बीच वाली गोभ होती है वो मरने लगती। तो इस प्रकार का लक्षण तो आपको दोनों प्रजातियों के अटैक में यानी आक्रमण में दिखाई देगा, लेकिन कुछ अन्य अंतर और हैं जिनके आधार पर आप दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर जब चोटी वेधक यानी टाप बोरर का प्रकोप होता है तो उसके बिल्कुल सफ़ेद रंग के पतंगे आपको पत्तियों पर बैठे हुए दिखाई देंगे, जबकि अर्ली सूट बोरर यानी अगेती प्ररोह के बोधक के पतंगे हल्के क्रीम कलर के होते हैं, उनका साइज भी उनका आकार भी उनसे छोटा होता है और ये भी पत्तियों पर बैठे दिखाई देंगे। इनका जो हानि का स्वरूप है, मैंने जिस प्रकार से ये पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें भी अंतर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रकार के जो कीट होते हैं इनकी सुनियाँ पौधों के अंदर घुस करके बीच वाली गोफ को काट देती है, जिससे बीच वाली गोफ सूख जाती है। इसको हम डेड हार्ट यानी मृत गोफ कहते हैं, और ये मृत गोफ दोनों प्रकार के कीटों के आक्रमण में पाए जाते हैं। लेकिन देखा गया है कि जब कभी भी टाप बोरर यानी चोटे वेधक का प्रकोप थोड़ा बड़े पौधे पर होता है तो पौधे के ऊपरी हिस्से में कई ब्रांचिंग यानी और तने निकलने लगते हैं साइड में, उसके बगल में अगल बगल में तने छोटे छोटे तने निकलने लगेंगे, जिसमें कोई गन्ना यानी केन कोई डेवलप नहीं होगा। तो आप समझ आइए कि इसमें टाप बोरर यानी चोटी वेधक का प्रकोप होगा। अब इन दोनों कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए आपको फसल की बुआई के समय से लेकर के ही चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि देखा गया है कि अगर बीच में जब इनका प्रकोप होता है और जब दवाएं डाली जाती हैं तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष चोटी वेधक या अगेती प्ररोह वेधक का प्रकोप होता है तो आप बुआई के समय ही कीटनाशी रसायनों का प्रयोग कर दें, जो कि प्रयोग करना भी आसान होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।